सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट में प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर अपना चैप्टर चल रहा है और आज का इसमें टॉपिक रहेगा गैल्वेनोमीटर के रुद्ध दोलन अर्थात गैल्वेनोमीटर के प्रक्षेपिक होने का प्रतिबंध। आज का टॉपिक जो है ये लंबा टॉपिक है, थोड़ा इसका डेरिवेशन भी थोड़ा लेंदी है और लेकिन यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है निबंधात्मक प्रश्न में, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। सामान्यतः गैल्वेनोमीटर जो हम अपनी प्रयोगशाला में काम में आते हैं वे रुद्ध दोलन गैल्वेनोमीटर होते हैं। इनमें धारा प्रवाहित करते ही संकेतक जो है वो बिना दोलन किए अधिकतम विक्षेप की स्थिति प्राप्त करता है। इसी प्रकार धारा बंद होते ही संकेतक जो है वो अपनी साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर की कुंडली की जो गति होती है यह गति सरल आवर्त गति न होकर अवमंदित आवर्त गति होती है। किसी कुंडली की गति के लिए सामान्य अवकल समीकरण प्राप्त करने के लिए निम्न घटक महत्वपूर्ण होते हैं। 6 घटक है इसमें। पहला जो घटक है यह है कुंडली की जड़त्व आघूर्ण के कारण मंदक युग्म। इसका मान k d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर होता है। दूसरा जो घटक है वो है अवमंदन युग्म। इसका मान a d थीटा अपॉन dt होता है। यहाँ a जो है यह अवमंदन गुणांक है। यह अवमंदन युग्म जो है यह कुंडली के कोणीय वेग ओमेगा के समानुपाती होता है। तीसरा जो घटक है वो प्रत्यानयन युग्म है जो कि निलंबन तंतु के ऐंठन के कारण होता है। इसका मान c थीटा होता है। अगला जो घटक है वो है कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण विक्षेपक युग्म। ये NABI होता है। NAB को हमने G लिख दिया है, तो इसका मान इस प्रकार विक्षेपक युग्म का जो मान है वो GI बन गया है। पांचवा जो घटक है वो कुंडली में प्रेरित धारा के कारण विपरीत विद्युत वाहक बल आरोपित होने के कारण होता है और यह विपरीत विद्युत वाहक बल जो है इसका मान माइनस का NAB d थीटा अपॉन dt होता है। इसको भी हम माइनस का G d थीटा अपॉन dt लिख सकते हैं। NAB की जगह G लिख दिया है। अंतिम जो घटक है उसके अनुसार गैल्वेनोमीटर की कुंडली और उसके साथ जुड़े परिपथ की प्रेरकता यदि L है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E का जो मान होगा वो होगा E बराबर माइनस का L di अपॉन dt। तो ये अपने 6 घटक थे। अब यदि किसी क्षण t पर परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल E है और संपूर्ण परिपथ का जो प्रतिरोध है वो कैपिटल R है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा जो होगी वो निम्न प्रकार आएगी। I बराबर E माइनस जी डी थीटा अपॉन डी टी माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी अपॉन आर। यहाँ ये जो फॉर्मूला बना है ये ऊपर वाले 6 घटकों में से चौथे, पांचवें और छठे घटक से बना है। पहले जो 3 घटक है उनका हम उपयोग बाद में करेंगे। तो इस प्रकार परिपथ में बहने वाले धारा I का मान मिल गया। यदि धारा I का मान नियत है, स्थिर है, तो डी आई अपॉन डी टी का मान 0 होगा। इस अवस्था में यहाँ से हमें ये सूत्र मिल जाता है। इस प्रकार विक्षेपक बल युग्म जो NABI होता है इसका मान हमें मिल जाता है NABI
और यहाँ आई का जो मान है वो ये लिख दिया है। इस NAB को हमने G लिख दिया है। तो इस प्रकार विक्षेपक बल आघूर्ण मिल जाता है G E - G d थीटा अपॉन dt बटा R। गति कर रही कुंडली पर किसी क्षण विक्षेपक बलाघूर्ण और प्रत्यानयन बलाघूर्ण जो हैं ये तुल्य होते हैं। तो इन दोनों को तुल्य करने पर G अपॉन R E - G d थीटा अपॉन dt का जो मान है वो इन तीनों के योग के बराबर हो जाएगा। ये तीनों तीन घटक पहले वाले हैं। यहाँ इस समीकरण को हमने थीटा के पदों के अनुसार एडजस्ट किया है। तो एडजस्ट करने पे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर को पहले ले लिया, डी थीटा अपॉन डी टी के गुणांकों को एक साथ लिख दिया है। उसके बाद थीटा के गुणांक है और इधर जो है आपका अचर पद है, इसको हमने एक नियतांक बी लिख दिया है। तो यहाँ से हमें मिल जाता है के डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा अपॉन डी टी प्लस सी थीटा बराबर जी ई अपॉन आर। यहाँ ए प्लस जी स्क्वायर बटा आर जो है इसको हमने बी लिखा है। यह बी जो है ये संपूर्ण विद्युत चुंबकीय अवमंदन गुणांक है। इस समीकरण 2 में के का भाग लगा दिया है तो उससे हमें पूरी समीकरण में तो हमें ये समीकरण मिल गई है। इस समीकरण में भी इस बी अपॉन के को 2p, सी अपॉन के को क्यू स्क्वायर और जी ई बटा के आर को एफ लिख दिया है। तो हमें समीकरण 3 मिल गई है। ये हमने अपनी सुविधा से लिखे हैं, इनका यहाँ लिख भी दिया है बी बटा के को 2p, सी अपॉन के को क्यू स्क्वायर, एफ बराबर जी ई अपॉन के आर। तो ये हमने अपनी सुविधा के हिसाब से लिखे हैं। तो समीकरण 3 में जब f बराबर 0 हो तो समीकरण 3 का जो हल है वो पूरक फलन कहलाता है, अन्यथा इसका हल जो है वो विशिष्ट समाकलन कहलाता है। इस समीकरण का संपूर्ण हल जो होता है वो उक्त दोनों के योग के तुल्य होता है, यानी पूरक फलन और विशिष्ट समाकलन दोनों के योग के तुल्य होता है। तो सबसे पहले हम पूरक फलन ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात विशिष्ट समाकलन ज्ञात करेंगे। तो पूरक फलन ज्ञात करने के लिए समीकरण 3 में f बराबर 0 रख देते हैं। यहाँ पे f बराबर 0 रखते ही यहाँ से हमें ये समीकरण मिल जाती है। समीकरण 4 डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2p डी थीटा अपॉन डी टी प्लस क्यू स्क्वायर थीटा बराबर 0। समीकरण 4 का जो हल है वो निम्न प्रकार है। थीटा इज इक्वल टू एल्फा ए टू द पावर m1t, यहाँ एल्फा नियतांक है। ये हमने माना है कि ये समीकरण 4 का हल है। तो ये मानने पर जैसे मैथ्स में अवकलन समीकरण अपन ने पढ़ी है उसमें मानते हैं, तो वैसे मान लिया है कि ये जो है वो इस समीकरण का हल है। तो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी ज्ञात कर लेंगे, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे और ये जो तीनों मान हैं ये तीनों मान इस समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण 4 में तीनों मान रख के हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि एल्फा ए टू द पावर m1t कॉमन आ रहा है। इसको कॉमन लेते ही कोष्टक के अंदर बच जाता है m1 स्क्वायर प्लस 2p m1 प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 0। समीकरण 5 के अंदर जो कोष्टक के अंदर मान है ये एक द्विघात समीकरण को व्यक्त करते हैं और द्विघात समीकरण का हल हम जानते हैं x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन 2a होता है। तो यहाँ से इस कोष्टक से m1 का मान इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। तो सूत्र से मान ज्ञात करने पे हमें मिलता है m1 बराबर माइनस का p प्लस माइनस अंडर रूट बी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ भी इसको हमने m लिख दिया है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो m1 का मान मिल गया माइनस का p प्लस माइनस m। इस प्रकार थीटा का मान हमें मिल जाता है a एक्सपोनेंशियल माइनस p प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर टी प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस का p माइनस का अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर गुणा टी, जिसको इस रूप में भी लिख सकते हैं सामान्य गणितीय विधि द्वारा। यहाँ a और b जो है ये नियतांक है। तो इस प्रकार हमें
ये पूरक फलन का मान प्राप्त हो जाता है। अब हम समीकरण 3 से विशिष्ट समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 3 का विशिष्ट समाकलन ज्ञात करने के लिए थीटा का मान जो है वो f/q² लेते हैं और थीटा का यह मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 की सत्यता प्रकट हो जाती है। क्यों? और यह सत्यता प्रकट होने की स्थिति है कि जब dθ/dt जो है उसका मान d²θ/dt² बराबर 0, दोनों के मान जो है वो 0 होंगे। इस प्रकार समीकरण 3 का जो संपूर्ण हल है वो हमें निम्न प्रकार प्राप्त होता है। थीटा = e⁻pt a e⁻mt प्लस b e⁻ प्लस f/q²। इसे हमने समीकरण 7 दे दिया है। जब गैल्वेनोमीटर का उपयोग स्थिर धारा मापन हेतु किया जाता है तो कुंडली को अंतिम स्थायी विक्षेप θ/φ प्राप्त करने के लिए समय अधिक लगता है। इस स्थिति में समीकरण 7 से θ/φ f/q² होगा। f और q² के मान रख देते हैं तो हमें फाई का मान मिल जाता है। ये f का मान है और ये q² का मान उल्टा है। q² का मान c/k होता है, लेकिन q² बटे में है इसलिए k/c लिखा है। समीकरण 3 के पास लिख रखे हैं ये मान, आप देख सकते हो पीछे। तो इस प्रकार ये मान रखने पे फाई का मान हमें मिल जाता है g/ci। तो जब धारा का मान स्थायी होता है तो कुंडली का कोणीय वेग dθ/dt तथा समीकरण 7 में ए और बी के जो मान हैं ये मान सीमांत प्रतिबंधों पर निर्भर करते हैं। अब सीमांत प्रतिबंधों के अंदर जो पहला है अपना, जब t=0 है तो θ=0 होगा और dθ/dt का मान 0 होगा। इस स्थिति में समीकरण 7 से a प्लस बी प्लस f/q² 0 हो जाएगा और f/q² का मान फाई है तो a प्लस बी प्लस फाई का मान 0 हो जाएगा। समीकरण 7 का यदि हम अवकलन कर देते हैं, ये समीकरण 7 है अपने पास, इसका यदि हम अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष तो dθ/dt हमें मिल जाता है। अवकलन आप कर सकते हो। और यहाँ सीमांत प्रतिबंध dθ/dt बराबर 0 लगा देंगे तो ये 0 में गया, तो ये 0 में हो गया। और यहाँ अंदर t का मान 0 रखेंगे तो हमें मिल जाता है 0 बराबर m a - b माइनस का p a प्लस b। इसको हल कर लिया है a और b के लिए। समीकरण 9 से a का मान रख देते हैं। a का मान रखने पे हमें मिल जाता है m - p माइनस का b माइनस का फाई माइनस का m प्लस p गुणा b बराबर 0। यहाँ से b का मान मिल जाता है माइनस का कोष्टक m - p गुणा फाई बटा 2m और a का मान हमें मिल जाता है माइनस का m प्लस p बटा 2m गुणा फाई। ये a और b के मान समीकरण 7 में रखने पे हमें समीकरण 10 प्राप्त हो जाती है। समीकरण 10 में विक्षेप थीटा का जो मान है ये समय t के साथ परिवर्तित होता है और इसकी विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं। प्रथम जो परिस्थिति है ये अतिमंदित की परिस्थिति है। दूसरी जो परिस्थिति है वो अवमंदित सरल आवर्त गति की परिस्थिति है और तीसरी जो परिस्थिति है ये क्रांतिक अवमंदित परिस्थिति है। तो बात करते हैं पहले अतिमंदित परिस्थिति प्रथम स्थिति की। इसके लिए हम समीकरण 4 में चलते हैं। तो समीकरण 4 में जब p² > q² है अर्थात b/2k का मान ज़्यादा है c/k से, तो m का जो मान होगा वो वास्तविक होगा और समीकरण 10 से समय के साथ विक्षेप थीटा का जो मान है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और अंत में अधिकतम मान फाई प्राप्त होगा। कुंडली की यह जो गति होगी यह अदोलनीय गति होगी या रुद्धोलनीय गति होगी एवं दोलन जो होंगे वो अवमंदित दोलन होंगे। दूसरी जो स्थिति है वो अवमंदित सरल आवर्त गति की है। इस स्थिति में जब p² का मान q² से कम है
तो m का मान काल्पनिक होगा। तो मान लिया m का जो काल्पनिक मान है वो हम निम्न प्रकार लिखते हैं, m बराबर √p² माइनस q², इसको हमने j √q² माइनस p² लिख दिया है बराबर j ओमेगा। तो ये मान समीकरण 7 में रख देते हैं, तो हमें समीकरण 7 से थीटा का मान इस रूप में प्राप्त हो जाता है। इसको इस प्रकार हल कर सकते हैं। यहाँ a प्लस बी को हमने c माना है और a माइनस बी को d माना है, तो ये रूप प्राप्त हो गया। इस c को पुनः हमने f sin अल्फा और d को f cos अल्फा मान लिया, तो यहाँ से f का मान √c² प्लस d² tan अल्फा का मान c/d प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार समीकरण 11 से थीटा का मान हमें मिल जाता है e⁻⁻ f sin ओमेगा t प्लस अल्फा प्लस 5। ये समीकरण 12 मिल गई है। समीकरण 12 जो है ये अवमंदित सरल आवर्त गति या प्राक्षेपिक गति को व्यक्त करता है, जिसका आयाम जो है ये समय t के साथ घटता है और अंत में शून्य हो जाता है। इस प्रकार की गति के दोलन की जो आवृत्ति है वो निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है, n बराबर 1/2π√c/k माइनस कोष्टक के अंदर a प्लस g² बटा r की होल स्क्वायर बटा 4k²। तो इस प्रकार दोलन काल जो है वो इसका व्युत्क्रम आ जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम लिख दिया है। जबकि अवमंदन रहित घूर्णी सरल आवर्त गति का जो दोलन काल है वो निम्न प्रकार लिखा जाता है। तो ये जो सूत्र है ये अवमंदन के साथ आवर्त काल को व्यक्त करता है, और ये जो सूत्र है ये अवमंदन रहित सरल आवर्त गति का दोलन काल है। तो समीकरण 14 और 15 दोनों समीकरणों की जब हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि अवमंदन के साथ जो घूर्णी सरल आवर्त गति होती है उसका आवर्त काल जो है वो अवमंदन रहित सरल आवर्त गति के दोलन काल से अधिक होता है, अर्थात अवमंदन से आवर्त काल जो है वो बढ़ जाता है। प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर की जो कुंडली है उसकी साम्यावस्था से विक्षेपित होते ही समस्त आवेश जो है वो उससे पारित होने के लिए उसका आवर्त काल अधिक होना चाहिए, और यह आवर्त काल अधिक होने के लिए इस समीकरण 14 में ये जो मान है इस मान से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पद a प्लस g² बटा r की होल स्क्वायर बटा 4k² है ये अति न्यून होना चाहिए, और ये अति न्यून होने के लिए कुंडली का जड़त्व आघूर्ण अधिक होना चाहिए, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, a कारक जो है वो न्यून होना चाहिए और g कारक न्यून होना चाहिए। तो ये आपका दूसरी स्थिति अवमंदित सरल आवर्त गति थी। अब हम तीसरी स्थिति क्रांतिक अवमंदित के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो अपने पास समीकरण 13 है, इस समीकरण 13 में c/k का जो मान है वो a प्लस g² बटा r बटा 4k² जो है ये बराबर हो इसका स्क्वायर है, तो आवृत्ति n का जो मान है वो शून्य होगा। इस प्रकार आवर्त काल जो है वो अनंत होगा, अर्थात अवमंदन जो है वो बहुत अधिक होगा एवं कुंडली दोलन नहीं करेगी, बल्कि विक्षेपित होकर स्थायी विक्षेप प्राप्त कर लेगी और दोलन नहीं करेगी। इस स्थिति को क्रांतिक अवमंदन कहते हैं। यदि कुंडली का अवमंदन मुख्यतः प्रतिरोध R के द्वारा ही हो और वायु प्रतिरोध के कारण अवमंदन नगण्य हो तो इस पद में a को हम छोड़ सकते हैं। तो a को छोड़ने पे हमें मिल जाता है c/k बराबर g4/4k²r²। तो इस प्रकार c का मान हमें मिल जाता है g⁴/4k²। यहाँ r जो है ये प्रतिरोध है और दो प्रतिरोधों का योग है। पहला प्रतिरोध Rg है जो कि गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध है, और दूसरा प्रतिरोध R1 है जो कि परिपथ में लगा बाह्य प्रतिरोध है। इस प्रकार बाह्य प्रतिरोध R1 को
क्योंकि ये R जो है वो इन दोनों का योग है, Rg प्लस R1, तो इस R1 को चेंज करने पे R चेंज हो जाएगा। तो बाह्य प्रतिरोध R1 को परिवर्तित कर समीकरण 17 में निहित शर्त की पालना की जा सकती है, जिससे इस स्थिति में R का जो मान है, R1 का जो मान है, ये क्रांतिक अवमंदन प्रतिरोध कहलाता है। तो इस प्रकार ये आपकी तीनों स्थितियाँ थी। ये टॉपिक जो है परीक्षा के हिसाब से आप देखना। अब इसकी जो ये तीनों स्थितियाँ हैं, इन तीनों स्थितियों अतिमंदित, अवमंदित सलावट गति और क्रांतिक अवमंदन, इनके लिए वक्र जो है वो इस चैप्टर की PDF के साथ में संलग्न कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसके वक्र को भी देख सकते हैं। थैंक यू।